हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के आगे के सेक्शंस को देखेंगे। इससे पहले हमने सेक्शन 38 तक कवर कर लिया। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ डू वॉच दोज वीडियोस, दे विल हेल्प यू अलॉट टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक इन डेप्थ। So now let's come to section 39 of Juvenile Justice Act. From here a new chapter begins, that is chapter number 7, रिहैबिलिटेशन एंड सोशल रीइंटीग्रेशन। देखिए, रिहैबिलिटेशन एंड सोशल रीइंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। रिहैबिलिटेशन मतलब कि उनको ठीक करना, और सोशल रीइंटीग्रेशन मतलब कि उनको सोसाइटी के अंदर वापस से लेके आना। तो जो सेक्शन 39 है वो इसी बारे में बात करता है कि क्या प्रोसेस है रिहैबिलिटेशन करने का और सोशल रीइंटीग्रेशन करने का। तो देखिए, हम इस सेक्शन को रीड करते हैं। क्या बोलता है सेक्शन 39 का सब सेक्शन 1? ये बोलता है द प्रोसेस ऑफ रिहैबिलिटेशन एंड सोशल इंटीग्रेशन ऑफ चिल्ड्रन अंडर दिस एक्ट शैल बी अंडरटेकन बेस्ड ऑन इंडिविजुअल केयर प्लान ऑफ द चाइल्ड। सो रिमेंबर दिस कि जो सोशल इंटीग्रेशन और रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस है वो हर एक इंडिविजुअल के हिसाब से अलग अलग लिया जाएगा, प्रेफरेबली थ्रू फैमिली बेस्ड केयर such as restoration to family or guardian with or without supervision of or sponsorship or adoption or foster care। इसमें क्या किया जाएगा कि जो ये एक तरीके से प्रोसेस होगा, इसको किस चीज़ को प्रेफरेंस दी जाएगी इस प्रोसेस के अंदर, रिहैबिलिटेशन या सोशल इंटीग्रेशन के अंदर, सोशल इंटीग्रेशन के अंदर, कि जो वो बच्चा है उसको उसकी फैमिली में वापस रिस्टोर किया जाए या उसके गार्डियन के पास वापस भेजा जाए। यहाँ पे जब उसको फैमिली या गार्डियन के पास वापस भेजा जाएगा तो यह काम विद और विदाउट सुपरविज़न हो सकता है, स्पॉन्सरशिप के हो सकता है, अडॉप्शन की हो सकता है, फॉस्टर केयर के हो सकता है। प्रोविजियो बोलता है दैट ऑल एफर्ट्स शैल बी मेड टू कीप सिबलिंग्स प्लेस्ड इन इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर टुगेदर अनलेस इट इज़ इन द बेस्ट इंटरेस्ट नॉट टू केप्ट टुगेदर। कि यहाँ पे प्रोविजो दे रहा है कि पूरे एफर्ट्स किए जाएंगे कि जो भी सिबलिंग्स हैं उनको इंस्टीट्यूशनल या नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर के अंदर रखा जाए, जब तक कि वो उनके बेस्ट इंटरेस्ट के अंदर नहीं है उनको एक साथ रखना। ठीक है, अगर कोई डाउट है इस सबसेक्शन 1 के अंदर तो प्लीज़ डू कमेंट दैट योर डाउट, आई विल श्योरली आंसर योर डाउट। नाउ लेट्स कम टू सबसेक्शन 2। For children in conflict with law, the process of rehabilitation and social integration shall be undertaken in observation homes if the child is not related on bail, or special homes or place of safety or fit facility or with fit person if placed there by the order of the board। क्या बोल रहा है कि जो बच्चे हैं जो कि इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ हैं तो उनका जो प्रोसेस होगा रिहैबिलिटेशन का या सोशल इंटीग्रेशन का, वो कहाँ पे होना चाहिए? ऑब्जर्वेशन होम्स के अंदर भी होना चाहिए। अगर वो बच्चे बेल के ऊपर रिलीज़ नहीं हुए हैं या फिर उनको स्पेशल होम्स के अंदर नहीं भेजा गया या फिर प्लेस ऑफ सेफ्टी पे नहीं रखा गया या उनको फिट फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की गई है या फिर किसी फिट पर्सन के साथ नहीं रखा गया, तो फिर उनका जो रिहैबिलिटेशन और सोशल इंटीग्रेशन का प्रोसेस है, जो बच्चे कन्फ्लिक्ट विद लॉ के अंदर थे, वो ऑब्जर्वेशन होम्स के द्वारा ही किया जाएगा, अगर वहाँ पे उनको बोर्ड के ऑर्डर से रखा गया। बोर्ड मीन्स जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। Subsection 3 says that children in need of care and protection who are not placed in families for any reason may be placed in an institution registered for such children under this act or with a fit person or fit facility on a temporary or long-term basis, and the process of rehabilitation and social integration shall be undertaken wherever the child is so placed। क्या बोल रहा है कि अगर उस बच्चे को, मतलब जिसको नीड इन केयर और प्रोटेक्शन के अंदर जिसको ज़रूरत है इसकी, और उसको फैमिली के पास नहीं रखा गया किसी भी रीज़न की वजह से, तो उसको कहाँ रखा जा सकता है? इंस्टीट्यूशन के अंदर रखा जा सकता है जो रजिस्टर्ड है इस चीज़ के लिए, मतलब इस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है चिल्ड्रन की केयर के लिए, और विद अ फिट पर्सन। या फिर उसको कहाँ पे रखा जा सकता है? किसी फिट पर्सन के पास रखा जा सकता है या फिर किसी फिट फैसिलिटी में रखा जा सकता है। और ये चीज़ उसको टेम्प्रेरी बेसिस पे या लॉन्ग टर्म बेसिस पे भी ऐसा रखा जा सकता है जब उसको उसकी फैमिली में प्लेस नहीं किया जा रहा। एंड द प्रोसेस ऑफ रिहैबिलिटेशन एंड सोशल इंटीग्रेशन शैल बी अंडरटेकन वेर एवर द चाइल्ड इज सो प्लेस। और जहाँ पे भी इसको रखा गया, चाहे उसको किसी इंस्टीट्यूशन में रखा गया, फिट पर्सन में रखा गया, फिट फैसिलिटी में, टेम्प्रेरी या लॉन्ग टर्म बेसिस पे, तो वहाँ पे जो भी प्रोसेस है रिहैबिलिटेशन का, सोशल इंटीग्रेशन का, वो वही चीज़ करेगा। मतलब जहाँ पे भी रखा है वही लोग उसको उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। सबसेक्शन 4 बोलता है द चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन हु आर लीविंग institutional care or children in conflict with law leaving special homes or place of safety on attaining 18 years of age may be provided financial support as specified in section 46 to help them to reintegrate into the mainstream of the society। भाई जो बच्चे 18 साल के हो के इंस्टीट्यूशनल केयर से निकल रहे हैं बाहर या अपने स्पेशल होम से निकल रहे हैं बाहर, जब उनकी उम्र 18 साल की हो गई है, तो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दी जा सकती है, ज़रूरी नहीं है देना, दी जा सकती है सेक्शन 46 के हिसाब से, ताकि वो अपने आप को रीइंटीग्रेट कर सके मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी के अंदर। सेक्शन 39 हमने यहाँ पे इतना देखा।
अब देखिए सेक्शन 40 क्या बोलता है। अगर आपको किसी भी सेक्शन में कोई डाउट है तो उसको कमेंट कीजिएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। रिस्टोरेशन ऑफ चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। अब रिस्टोरेशन की बात हो रही है किस बच्चे की जिसको केयर एंड प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। द रिस्टोरेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड शैल बी प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी चिल्ड्रंस होम, स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी और ओपन शेल्टर। तो ये जो है ना, ये रिस्टोरेशन करना, ये रिस्टोरेशन और प्रोटेक्शन करना, ये किसी भी चिल्ड्रंस होम का, स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी का या किसी भी ओपन शेल्टर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। दूसरी बात, द चिल्ड्रंस होम, स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी और एन ओपन शेल्टर एज अ केस में बी shall take such steps as are considered necessary for the restoration and protection of child deprived of his family environment temporarily or permanently where such child is under the care and protection। की जो भी हमारा चिल्ड्रंस होम है, स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी है या ओपन शेल्टर है, जो भी चीज़ जिस भी चीज़ में वो रह रहा है, तो उनको अपने जो भी स्टेप्स हैं, जो भी उनको ज़रूरी लगते हैं उस बच्चे की रिस्टोरेशन के लिए और प्रोटेक्शन के लिए, जिसको अपनी फैमिली से बाहर रखा गया या फिर टेम्प्रेरी या परमानेंट बेसिस पे, तो वो सारी चीज़ें लेनी चाहिए उनको। द कमेटी, अब कमेटी कौन सी जो हमने समझी थी, वेलफेयर कमेटी की बात हो रही है। शेल हैव द पावर्स टू रिस्टोर एनी चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन टू हिज पेरेंट्स। तो इस कमेटी के पास ये पावर है कि वो उस बच्चे को जिसको केयर एंड प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी वापस उसके पेरेंट्स के पास, गार्डियन के पास, फिट पर्सन के पास, जो भी है वहाँ पे भेज दिया जाए, सूटेबिलिटी देख के कि उनके जो पेरेंट्स हैं या गार्डियंस हैं या फिट पर्सन है वहाँ पे सूटेबल हैं या नहीं है उस बच्चे को रोकना, क्या वो उसकी टेक केयर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, और साथ ही साथ उनको सूटेबल डायरेक्शन देना कि भाई आप इस तरीके से चीज़ें करोगे, रिपोर्टिंग करो, जो भी चीज़ें सारी साथ साथ उनको बताना। जो ये जो वर्ड रिस्टोरेशन एंड प्रोटेक्शन बार बार यूज़ हुआ उसका मतलब क्या है, मीन्स रिस्टोरेशन टू किसके पास वापस उनको रिस्टोर किया जाएगा, पेरेंट्स के पास या फिर एडॉप्टिव पेरेंट्स के पास या फोस्टर पेरेंट्स के पास या गार्डियंस के पास या फिर फिट पर्सन के पास। तो यही प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी चिल्ड्रंस होम का, स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी का या ओपन शेल्टर का, कि उनको रिस्टोरेशन की जाए, उनको वापस भेजा जाए उनके पेरेंट्स के पास, एडॉप्टिव पेरेंट्स के पास, फोस्टर पेरेंट्स के पास, गार्डियंस के पास या फिट पर्सन के पास। फिर आता है हमारे पास सेक्शन 41, रजिस्ट्रेशन ऑफ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस। अब देखिए जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस होंगी उनकी रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, ऑल इंस्टीट्यूशंस वेदर रन बाय स्टेट गवर्नमेंट, सभी इंस्टीट्यूशन चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं या फिर वॉलेंटरली चलाए जा रहे हैं या फिर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर चलाए जा रहे हैं, जो कि या तो पूरे तौर पर या फिर पार्शली किस चीज़ के लिए बने हैं, हाउसिंग चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। भाई उन बच्चों को हाउसिंग देने के लिए जिनको केयर एंड प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, या फिर उन बच्चों के लिए जो कि कन्फ्लिक्ट विद लॉ के अंदर है। तो ये जो सारे इंस्टीट्यूशंस होंगे जो इस तरीके से खुले हुए हैं उनको रजिस्टर कराना ज़रूरी है। शेल वर्ड यूज़ हुआ है तो मैंडेटरी है उनको रजिस्टर कराना। इस एक्ट के अंदर जो भी तरीका बताया गया उसके हिसाब से 6 महीने के अंदर अंदर, जिस दिन वो जब ये एक्ट कमेंस हुआ, regardless of whether they are receiving grants from central government or as the case may be state government or not, चाहे उन institutions को state government या central government से grant मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, कोई पैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। प्रोविजो बोलता है दैट द इंस्टीट्यूशन हैविंग वैलिड रजिस्ट्रेशन अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल बी डीम टू हैव बीन रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। और अगर कोई रजिस्टर्ड है जिस दिन ये एक्ट आया तो मान लिया जाएगा कि वो इस एक्ट में भी रजिस्टर्ड है पहले से ही। सबसेक्शन 2 बोलता है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर दिस सेक्शन द स्टेट गवर्नमेंट शैल डिटरमाइन एंड रिकॉर्ड द कैपेसिटी एंड पर्पस ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड शैल रजिस्टर द इंस्टीट्यूशन एज अ चिल्ड्रंस होम और ओपन शेल्टर और स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी और ऑब्जर्वेशन होम और स्पेशल होम और प्लेस ऑफ सेफ्टी एज अ केस में। अब जब रजिस्ट्रेशन कर रहा होगा, मतलब जैसे स्टेट गवर्नमेंट है तो वो इस चीज़ को देखेगी, वो कैपेसिटी देखेगी कि ये जो इंस्टीट्यूशन है इसकी क्या कैपेसिटी है, क्या पर्पस है, और उसको इस हिसाब से रजिस्टर करेगी कि भाई चिल्ड्रंस होम है या ओपन शेल्टर है या स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी है, ऑब्जर्वेशन होम या स्पेशल होम, प्लेस ऑफ सेफ्टी, जो भी जिस भी हिसाब से उसके पास फैसिलिटीज़ हैं, कैपेसिटी है, उस हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट उसको रजिस्टर कर लेगी। अब जब ये एप्लीकेशन मिलती है रजिस्ट्रेशन की सबसेक्शन 1 के अंदर किसी एग्जिस्टिंग या न्यू इंस्टीट्यूशन से, हाउसिंग चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दे देगी 1 महीने के अंदर अंदर, जिस दिन गवर्नमेंट को वो एप्लीकेशन रिसीव हुई है। और ये जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होगी ये मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए होगी। और ये क्यों दी जाएगी, ताकि ये जो इंस्टीट्यूशन है ये इस एक्ट के अंदर आ जाए। एंड शेल डिटरमाइन द कैपेसिटी ऑफ द होम विच शेल बी मेंशन इन द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। और फिर उसके बाद जो भी है उसकी कैपेसिटी वगैरह डिटरमाइन की जाएगी उस होम की, जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में लिखी जाएगी।
प्रोविजो बोलता है इफ द सेड इंस्टीट्यूशन डज नॉट फुलफिल द प्रेस्क्राइब क्राइटेरिया फॉर रजिस्ट्रेशन, अगर मान लीजिए कि वो इंस्टीट्यूशन प्रेस्क्राइब क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता, जो भी पीरियड उसको दिया गया है सबसेक्शन 1 के अंदर, तो जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है उसकी वो कैंसिल मान ली जाएगी और वो खत्म हो जाएगी। तो उसके बाद सबसेक्शन 5 जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा, अभी पढ़ेंगे। फिर बोलता है अगर स्टेट गवर्नमेंट डज नॉट इशू प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विद इन 1 मंथ, अगर उसको 1 महीने के अंदर नहीं देता, द डेट ऑफ एप्लीकेशन द प्रूफ ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन शैल बी ट्रीटेड एज प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। तो जो उनको रिसीट मिली थी ना एप्लीकेशन देने की, उसी को प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मान लिया जाएगा और उस रिसीट के बेसिस पे उसको 6 महीने तक वो अपने इंस्टीट्यूशन को रन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए जो एप्लीकेशन थी जो रजिस्ट्रेशन के लिए दी गई थी उसको विद इन 6 मंथ्स गवर्नमेंट के द्वारा डिस्पोज ऑफ नहीं किया गया, it shall be regarded as dereliction of duty on their part by their higher controlling authority and appropriate departmental proceeding shall be initiated। अगर ऐसा नहीं होता तो उनके ऊपर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सकती है, हो जाएगी, मतलब फॉर श्योर हो जाएगी, क्योंकि वर्ड क्या यूज हुआ है, शेल। The period of registration of any institution shall be 5 years and it will be subject to renewal in every 5 years। और कोई भी जो रजिस्ट्रेशन है किसी इंस्टीट्यूशन का वो 5 साल के लिए होगा और उस 5 साल के बाद उसको रिन्यू कराना होगा। जो राज्य सरकार होगी आफ्टर फॉलोइंग द प्रोसीजर एज में बी प्रिस्क्राइब कैंसिल और विद होल्ड रजिस्ट्रेशन, तो उसके पास ये पावर है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन की जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर सकती है या फिर उसको विद होल्ड कर सकती है, जैसा भी उसको ठीक लगेगा। of such institution which fail to provide rehabilitation and reintegration services as provided in section 53। अगर वो इंस्टीट्यूशन रिहेबिलिटेशन और रीइंटीग्रेशन की सर्विसेज नहीं दे पाता जो कि सेक्शन 53 के अंदर बताई गई है, जो अभी हम आगे देखेंगे। Until such time that registration of an institution is renewed or granted, the state government shall manage the institution। और तब तक जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उसको मैनेज करेगी। Any child care institution registered under this act section shall be duty bound to admit children subject to the capacity of the institution as directed by the committee, whether they are receiving grants from the central government or as the case may be the state government or not। तो कोई भी बच्चा, मतलब कोई भी जो इंस्टीट्यूशन है, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है जो इस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, शेल बी ड्यूटी बाउंड टू एडमिट चिल्ड्रन, तो वो ड्यूटी बाउंड होगा, उसका करना ही होगा, बच्चों को एडमिट करना ही होगा, सब्जेक्ट टू द कैपेसिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन। भाई जितनी कैपेसिटी है 50 बच्चों के साथ जितनी भी है उनको उसको एडमिट करना होगा, जो कि कमेटी के द्वारा डायरेक्ट किया जाएगा। चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई ग्रांट रिसीव कर रहे हों या ना कर रहे हों, स्टेट गवर्नमेंट से रिसीव कर रहे हों या ना कर रहे हों, उनको एडमिट करना ही पड़ेगा बच्चों को। Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the inspection committee appointed under section 54, वो जो inspection committee appoint होगी section 54 के हिसाब से, shall have the powers to inspect any institution housing children। उनके पास पावर होगी, वो किसी भी इंस्टीट्यूशन को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो रजिस्टर्ड है इस एक्ट के अंदर या फिर नहीं है, इस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए कि वेदर सच इंस्टीट्यूशन इज हाउसिंग चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, कि क्या ये जो इंस्टीट्यूशन है क्या ये हाउसिंग चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है या नहीं है। तो सेक्शन 43 के अंदर हमें इतना बोला गया। अब यहाँ पे पेनल्टी की बात होती है, अगर कोई रजिस्टर नहीं कराता तो क्या बोलते हैं, एनी पर्सन और पर्सन्स इन चार्ज ऑफ एन इंस्टीट्यूशन हाउसिंग चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन एंड चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ हु फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 41, मतलब कि जो रजिस्टर कराना था उसने नहीं कराया, शैल बी पनिश विद इम्प्रीजमेंट विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर और फाइन और नॉट लेस देन 1 लाख रुपीज और बोथ। अब देखिए यहाँ पे उसको सजा हो सकती है जो कि 1 साल तक की हो सकती है, या फिर फाइन हो सकता है जो कि 1 लाख से कम का नहीं होगा, या फिर दोनों भी हो सकती है। दैट एवरी 30 days डिले इन अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन शैल बी कंसीडर्ड अ सेपरेट ऑफेंस। और जो हर एक 30 दिन का पीरियड बीतता जाएगा उसको एक अलग ऑफेंस मानते जाएंगे। हर एक 30 दिन बीते उसने एक ऑफेंस कर दिया, अगले 30 दिन बीते उसने एक और ऑफेंस कर दिया, एक और, तो हर बारी वो एक ऑफेंस मानता जाएगा। उसके बाद सेक्शन 43 बोलता है द स्टेट गवर्नमेंट मे एस्टेब्लिश एंड मेंटेन बाय इटसेल्फ थ्रू वॉलंटरी और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट की पावर के बारे में बता रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर सकती है और मेंटेन कर सकती है अपने आप से या फिर किसी वॉलंटरी या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू एज मैनी ओपन शेल्टर्स एज में भी रिक्वायर, जितने भी उसको ओपन शेल्टर्स ठीक लगते हैं, जितने भी की जरूरत लगती है उतने कर सकता है। एंड सच ओपन शेल्टर्स शैल बी रजिस्टर्ड एज सच इन द मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब, और वो जो ओपन शेल्टर्स होंगे वो भी रजिस्टर्ड होंगे। द ओपन शेल्टर रेफर्ड इन सबसेक्शन 1 शैल फंक्शन एज अ कम्युनिटी बेस्ड फैसिलिटी फॉर चिल्ड्रन। और ये जो खोले जाएंगे शेल्टर, ओपन शेल्टर जो खोले जाएंगे, किस तरीके से काम करेंगे, एज अ कम्युनिटी बेस्ड फैसिलिटी, कम्युनिटी बेस्ड फैसिलिटी पे काम करेंगे चिल्ड्रन के लिए जिनको रेजिडेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है, चाहे शॉर्ट टर्म बेसिस पे हो वो, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम अब्यूज और वीनिंग देम। और उनका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, उन बच्चों को बचाना
इन चीज़ों से, और कीपिंग देम अवे फ्रॉम लाइफ ऑन द स्ट्रीट, या फिर उनको जो स्ट्रीट के ऊपर जीते हैं ये उससे बचाने के लिए वहाँ पे उनको रहने की जगह दे दी जाएगी। जो ओपन शेल्टर्स होंगे, शेल्ट सेंड एवरी मंथ इन्फॉर्मेशन, वो हर एक महीने इन्फॉर्मेशन भेजेंगे इन द मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब रिगार्डिंग चिल्ड्रन अवेलिंग द सर्विसेज ऑफ द शेल्टर, की कौन बच्चे जो हैं, कितने बच्चे जो हैं वो सर्विसेज अवेल कर रहे हैं उस शेल्टर की, टू द डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट एंड द कमेटी। जो हमारी डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है और कमेटी को इन्फॉर्मेशन हर एक महीने भेजी जाएगी ओपन शेल्टर्स के द्वारा। फिर आते हैं हम सेक्शन 44 के ऊपर, जो हमें फॉस्टर केयर के बारे में बताता है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। इस वीडियो के अंदर हमने सेक्शन 39 से लेके सेक्शन 43 को कवर किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। सो इस वीडियो के लिए इतना ही।